और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इन दिनों विदेश दौरे पर है। मोदी 3 दिनों के लिए विदेश दौरे पर हैं। 2 दिन यानी कि 21 और 22 तारीख को वे पोलैंड के मेहमान होंगे और 23 अगस्त को वे युद्धरत यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे और पोलैंड की यात्रा पर 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है। 1979 में मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे जब वे प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के इस दौरे में यूक्रेन जाने को लेकर खासी चर्चा है। पिछले 2.5 साल से यूक्रेन रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसके शहर के शहर तबाह हो चुके हैं और आज की तारीख में यूक्रेनी सेना रूस के भीतर घुसी पड़ी है। 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर उसने कब्जा कर रखा है। जब 22 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी, या यूं कहिए कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोला, तो दुनिया यही मान रही थी कि युद्ध ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। रूस के सामने यूक्रेन घुटने टेक देगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, दुनिया की सोच को बदला कि अगर लड़ने का जज्बा है तो आप किसी भी फौज से, किसी मुल्क से लड़ सकते हैं। मामला बड़ी छोटी फौज का नहीं, बड़े छोटे देश का नहीं है। मामला अपनी ज़मीन, अपनी मातृभूमि, अपने देश को बचाने और बचाने की खातिर मर मिटने के जज्बे का है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं तो दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मोदी रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो संकट आज की तारीख में दुनिया के सामने खड़ा है, उसको खत्म कर सकेंगे। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो का समर्थन उसको है। भारत की ताकत यह है कि वह किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। इस नाते एक अलग नजरिया है दुनिया का भारत को लेकर के, और मोदी सरकार इस मामले में काफी हद तक नीतियों में सफाई रखती है, साफगोई बरतती है। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने उनकी बार बार मुलाकात में यह बात कही है कि कोई भी रास्ता युद्ध से शांति की तरफ नहीं जाता है। गोली बम बारूद से कभी भी शांति हासिल नहीं की जा सकती है, बातचीत के टेबल के जरिए हो सकती है। और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी बैठक करते हैं। मोदी बार बार उनको भी दिलासा दिलाते हैं कि रास्ता बातचीत के जरिए ही समाधान का है। दोनों देशों के बीच में अगर कोई सेतु है जो निष्पक्ष है तो भारत है, नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 साल में भारत की साख और हैसियत दोनों दुनिया में एक निर्गुट, निष्पक्ष, निर्भीक और निर्णायक देश के तौर पर काफी बड़ी है। इसलिए मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर देश और दुनिया में कुछ सवाल चर्चा में हैं और वो वाजिब से लगते भी हैं। मसलन मोदी के यूक्रेन दौरे का मतलब क्या है? सिर्फ दोनों देशों के बीच में व्यापार और आपसी संबंध को बढ़ाना या फिर कुछ और? क्या मोदी यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोक सकते हैं? और इससे बड़ा सवाल यह है, क्या दोनों देशों में युद्ध विराम संभव है? 2 माह पहले रूस की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए थे और उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी, और अब वे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। क्या ये दोनों मुलाकातों के बीच में कोई बात है जो नरेंद्र मोदी के जरिए बन सकती है? क्या विश्व मौजूदा रूस यूक्रेन संकट से बाहर निकल पाएगा? ये सारे सवाल मोदी की इस यात्रा से जोड़े जा रहे हैं और इनके समाधान के लिए मोदी कुछ कर सकते हैं। इन सवालों के लिहाज से इस उम्मीद को दुनिया ने पाल रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच इस दौरान जंग में तेजी आई है। यूक्रेन आक्रामक हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी सेना 10 किलोमीटर अंदर रूस में घुस गई है और 1000 किलोमीटर के दायरे पर उसने कब्जा कर रखा है। 28 गांवों के लोग भाग करके चले गए हैं। 76,000 लोगों ने इलाका छोड़ दिया है रूसियों ने, और ये पहली बार है कि रूस के दुश्मन देश ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। कुर्स्क, जो रूस का पश्चिमी इलाका है और यूक्रेन का पूरब में लगता हुआ, कुर्स्क से बहुत सारे हमले रूस ने यूक्रेन के ऊपर किए। आज यूक्रेन की फौज कुर्स्क के पास चली गई है
और यहाँ एक बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है रूस का। यहाँ से बड़े पैमाने पर रूस बिजली उत्पादन करता है। रूस ने इस बात का दावा किया है कि यूक्रेन कोस्ट में परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हमले की ताक में है। कहने का मतलब ये है कि विनाशकारी होते युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यूक्रेन यात्रा हो रही है। तो इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि मोदी इस बात की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच में बातचीत का रास्ता निकले और खून खराबा बंद हो। दुनिया भर में अगर मोदी के यूक्रेन दौरे की चर्चा तेज है तो इसका कारण भी है। अभी लगभग 1.5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, हमने पहले भी इसका जिक्र किया। और पुतिन ने उनका खुद स्वागत किया था और वो जो पोलो कार्ट होती है उसमें बिठा करके उनको घुमाया था। इस आगवानी की तस्वीर दुनिया भर में गई थी कि रूस के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी के बीच में जो संबंध हैं वो दोस्ताना हैं और दोनों के बीच में एक भरोसे का रिश्ता है। और रूस और भारत के संबंध को आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। अब 1.5 महीने बाद या 1.5 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। इन दोनों दौरों को विश्व शांति के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। इस बात की चर्चा है कि मोदी के यूक्रेन जाने से रूस क्या नाराज होगा? मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि जब पुतिन ने चीन का दौरा किया था तो भारत ने नाराजगी नहीं जताई थी। चीन का रवैया हिंदुस्तान के साथ कैसा है ये आप जानते हैं। चीन रूस संबंध के बारे में रूस और भारत दोनों ने ही कहा था कि भारत के साथ रूस का संबंध अलग है और रूसी राष्ट्रपति के चीन दौरे से इस संबंध पर असर नहीं पड़ेगा। एक बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जब आप अपनी नीतियों में बहुत साफ होते हैं और उस पर अमल करते हैं तो दुनिया आप पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजरायल की यात्रा पर गए थे और 2018 में वो फिलिस्तीन की यात्रा पर गए। और आप समझिए कि 2018 में जो फिलिस्तीन की यात्रा पर गए तो 2018 में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर थे, जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में। और उनके लौटने के महीने भर के भीतर ही प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन की यात्रा की थी। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों दुश्मन देश हैं और एक देश का शासनाध्यक्ष दोनों देशों की यात्रा करता है और दोनों देशों के साथ उसके बेहतर संबंध हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा करते हैं और महीने भर के भीतर, 1.5 महीने के भीतर वो यूक्रेन की यात्रा करते हैं और दोनों देशों के साथ संबंध हैं और दोनों शासनाध्यक्षों का नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। यह एक न्यूट्रलिटी जो दुनिया में होती है उसकी बड़ी मिसाल है। किसी देश के फैसले पर भारत रूस या भारत यूक्रेन का कोई दखल नहीं हो सकता। भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं किया और यूक्रेन में युद्ध पीड़ित जो हैं उनके लिए मानवीय मदद भी भेजी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हर बैठक में मोदी ने युद्ध रोकने और शांति से रास्ता निकालने की नसीहत दी। भारत के संतुलन, साफगोई और समन्वय की नीति ने देश को कभी संशय और सवालों के दायरे में नहीं आने दिया और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे संबंध रूस से पुराने और दोस्ताना हैं तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी बेहतर हैं। आज की तारीख में उन देशों के साथ ना सिर्फ आपके कारोबार बल्कि डिफेंस रिलेटेड जो डील्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर होती हैं और आज की ज़रूरत है। और इन ज़रूरतों के लिहाज से संबंधों का संतुलन हिंदुस्तान ने बनाए रखा है। यह अपने आप में नज़ीर है। और अब मैं अपने एक मेहमान को जोड़ना चाहता हूं ताकि यह जो स्थितियां, जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है उस पर उनकी राय आपको सुना पाऊं। जे.के. त्रिपाठी साहब हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं अभी प्रधानमंत्री के यूक्रेन जाने से पहले ही उनकी यूक्रेन यात्रा को समझना चाहता हूं और अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं। अभी 1.5 महीने पहले वो रूस की यात्रा पर थे, पुतिन के साथ मुलाकात थी। दोनों देशों के और दोनों देशों के नेताओं के बीच में जो संबंध थे, जो तस्वीरें थी, वो बताती थी कि रिश्ते बहुत बेहतर हैं।
भरोसे के हैं और अब यूक्रेन की यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जहां विश्व तमाम फ्रंट्स पे, तमाम मोर्चों पर लड़ाइयां देख रहा है। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह, फिर इधर रूस और यूक्रेन, उधर साउथ चाइना सी में, और अमेरिका और चीन के बीच में, फिलिपीन और चीन के बीच में। तो ऐसे समय में मोदी जी की यात्रा एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तब, जब अभी कुछ महीने पहले आपने देखा, जब पिछले महीने ही जब मोदी जी वहाँ पुतिन के पास गए थे, मॉस्को समिट के लिए, एनुअल समिट के लिए। उस वक्त जेलेंस्की का आपने सुना होगा कि जेलेंस्की ने कितने निराशा भरी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत निराश हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता जो है वो एक हत्यारे को गले लगा रहा है। लेकिन जेलेंस्की ने मोदी जी को भी जेलेंस्की ने आमंत्रित किया था, और इसीलिए अब मोदी वहां गए हैं और वहां जा रहे हैं। पोलैंड के बाद परसों मोदी जी वहां पहुंचेंगे। जी, यूक्रेन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी रहे हैं, लेकिन हम जब आपने जब सही भी कहा। मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूँ। यूक्रेन के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी हैं और खासकर डिफेंस के मामले में। मैं त्रिपाठी जी आपके पास आता हूँ, लेकिन रूस और यूक्रेन के साथ हमारा जो ट्रेड है वो क्या है, एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रूस भारत को कई दशकों से हथियारों की सप्लाई करता रहा है। एक दौर ऐसा था जब हम, आज भी वैसे ही है, सबसे बड़े खरीदार हैं हथियारों के रूस से। भारत ने रूस से हाल ही में S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है और बाकी सैन्य सामान खरीदा है। भारत के सैन्य बेड़े में जो मिग और सुखोई फाइटर जेट्स हैं वो रूस के ही हैं। रूस के साथ भारत का आयात 60 अरब डॉलर पार कर चुका है और भारत से निर्यात भी 4 अरब डॉलर के आगे निकल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस ने भी भारत से 4 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। 2018 में भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत रूस ग्रिगोरोविच में 2 फ्रिगेट नौसेना के लिए बना रहा है। शिपयार्ड, जो गोवा का शिपयार्ड है, यहां भी 2 फ्रिगेट बन रहे हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध उतने ही मजबूत हैं, पुराने हैं। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में जो खरीद फरोख्त है वो पुरानी है। भारत आज भी यूक्रेन से रक्षा उपकरणों को खरीदता है। इंडियन नेवी के पास जो सबमरीन है, जैसे मैंने कहा आपको ना कि रूस 2 फ्रिगेट बना रहा है और गोवा में हमारे पास 2 फ्रिगेट बन रही हैं। इसमें यूक्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे कि जो सबमरीन है उसकी जो गैस टरबाइन है, यानी पावर स्टेशन कहिए सबमरीन का, वो गैस टरबाइन यूक्रेन बनाता है। हम यूक्रेन से गैस टरबाइन लेते हैं और वॉरशिप रूस बनाता है। उस वॉरशिप में गैस टरबाइन लगाई जाती है। लेकिन जब रूस के साथ युद्ध शुरू हो गया यूक्रेन का, तो यूक्रेन ने कहा कि मैं रूस को तो नहीं दे सकता। तो हिंदुस्तान ने सीधे डील की यूक्रेन के साथ और फिर उसने रूस को हैंडओवर किया गैस टरबाइन, और वो दोनों फ्रिगेट अब वो तैयार होकर के हिंदुस्तान के हवाले रूस करेगा। रूस से जो सबमरीन की खरीद होनी है उसी में यूक्रेन का वो गैस टरबाइन लग रहा है। यह दोनों युद्धपोत जो वहाँ बन रहे हैं, एक का नाम तुशिल है और दूसरे का नाम तमाला, जल्द भारत को मिलने वाले हैं। इसके अलावा गैस टरबाइन छोड़िए, एक AN-32 जो कार्गो एयरक्राफ्ट है, आप देखते होंगे इंडियन एयरफोर्स खासकर इस्तेमाल करती है सामान ढोने में, ट्रूप्स को उतारने में, मेडिसिन पहुंचाने में, ज़रूरी सामान पहुंचाने में। जो कार्गो प्लेन हमारा है वो यूक्रेन का है और भारत के पास आज की तारीख में 105 AN-32 विमान हैं, 105, और ये मध्यम क्षमता वाले रणनीतिक ट्रांसपोर्ट विमान माने जाते हैं। इलाका बहुत गर्म हो या फिर पहाड़ी इलाका हो जहाँ सर्दी पड़ती हो, दोनों जगहों पर यह कारगर है, काम करता है, सक्षम है। AN-32 का काफ़ी इस्तेमाल जो हमारी उत्तरी सरहद है, यानी कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, उस तरफ सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। यूक्रेन ने भारत के साथ 2009 में
एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट था इन विमानों को अपग्रेड करने का, और अपग्रेडेशन के बाद ये विमान अगले 40 साल तक इस्तेमाल में रहेंगे। उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, दवा दारू के लिए इस्तेमाल होता है। और 2009 में जो $40 करोड़ का समझौता हुआ था विमानों को अपग्रेड करने का, उस समझौते के तहत अपग्रेडेशन का काम थोड़ा स्लो है। तो बहुत संभव है कि इस बार नरेंद्र मोदी के इस दौरे में वो अपग्रेडेशन का काम तेज किए जाने पर सहमति बनेगी। और यूक्रेन से जो डील हमारी पहले से रही है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच में आज की तारीख में युद्ध जो है उसको रोकने में नरेंद्र मोदी क्या कामयाब हो सकते हैं। यूक्रेन 23 तारीख को जाएंगे। अब पोलैंड जहां प्रधानमंत्री हैं, इस यात्रा को भी जानना बहुत ज़रूरी है और यह यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि बताइए कि वैसे वैज्ञानिक जो पति पत्नी थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज के लिए। एक और सवाल आता है, किताबों में पढ़ा जाता है कि वो महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। पहले सवाल का जवाब मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, और दूसरे का जवाब सिर्फ मेरी क्यूरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल। रेडियम की खोज इन दोनों पति पत्नी ने की, और दुनिया में आज की तारीख में कैंसर के इलाज का रास्ता अगर बना हुआ है तो उस रेडियम की खोज के बाद ही बना। इसलिए बहुत बड़ा रोल है। जानते हैं भारत में जिन दो वैज्ञानिक दंपतियों को पढ़ाया जाता है, मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, किस देश के थे? पोलैंड के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। 45 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर है। जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं उनको पता है कि दुनिया के बहुत प्रसिद्ध कवि शिम्बोर्स्का, जिनको 1996 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी पोलिश कवि हैं। और हिंदी में शिम्बोर्स्का की कविताओं का जिस पैमाने पर अनुवाद और स्वागत हुआ वैसा शायद ही किसी गैर अंग्रेजी विदेशी कवि का कभी हुआ होगा। शिम्बोर्स्का भी पोलिश कवियत्री थी। उनकी अद्भुत लोकप्रियता का कारण यह है कि वो निराशा और हिंसा को जिस ताकत के साथ रखती हैं या फिर उम्मीद को शब्द देती हैं, वह उनको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है और बाकियों से बहुत अलग दिखाता है। जिस पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ उनकी यात्रा के मायने और मकसद क्या हैं, इस पर आने से पहले शिम्बोर्स्का की एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इनको लगातार मैं बार बार पढ़ता हूँ और कई कविताएं मुझे इनकी याद भी हैं। एहसानमंद हूँ मैं उनकी जिनसे मैं प्यार नहीं करती। कितनी तसल्ली रहती है मुझे यह मान लेने में कि उनकी किसी और से घनिष्ठता है। कितनी खुशी कि वे भेड़ और मैं भेड़िया नहीं। कितने सुकून से मैं उनके साथ है। कितनी आज़ादी उनसे मुझे मिली हुई है। और ये वे चीज़ें हैं जो प्यार हरगिज़ नहीं दे सकता या छीन कर नहीं ले सकता। मोदी 2 दिनों के दौरे पर पोलैंड में हैं। आज पहुंचे हैं और कल भी रहेंगे। मैंने पहले बताया कि 1979 में मोरारजी इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पोलैंड की यात्रा पर थे। लेकिन पोलैंड में प्रधानमंत्री की यात्रा है, उसमें क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है। मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी का पोलैंड का दौरा, यानी कि पोलैंड से हमारा संबंध 70 साल पुराना है। तब मैं मोरारजी से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ, जो रिश्ते हैं राजनयिक संबंध 70 साल हैं। इसी 70 साल के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की यात्रा है। मोदी गए हुए हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का आर्थिक साझेदार है। उसकी राजधानी वॉर्सा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पोलैंड में भारतीय समुदाय के 25,000 लोग रहते हैं। इनमें 5,000 छात्र हैं
जो वहाँ पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में कई तरह के संबंधों को, मसलन व्यापार के बढ़ने और दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों के बढ़ने और आपसी रिश्ते के बढ़ने की उम्मीद की जाती है। समय की कमी है, इसलिए मैं यहीं से आपसे विदा लेना चाहूँगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।